आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का इतिहास अध्याय 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज के अभ्यास को देखेंगे। तो आइए देखिए, पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी रिक्त स्थान में मिली। तो यहाँ आपका भराएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ठीक है, देखिए फिर से, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मिली। ठीक है, अगला देखिए, ख नंबर, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था रिक्त स्थान ने लागू की। तो यहाँ आपका भराएगा लॉर्ड कर्नवालिस। फिर से देखिए, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कर्नवालिस ने लागू की। ठीक है, अगला देखिए, क नंबर, महलवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा रिक्त स्थान ने तैयार की थी। तो यहाँ आपका भराएगा होल्ट मैकेंजी। फिर से देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। अगला देखिए, घ नंबर, टॉमस मुनरो ने रिक्त स्थान व्यवस्था रिक्त स्थान में लागू की थी। तो यहाँ आपका भराएगा रैयतवाड़ी और 1820 ईस्वी। ठीक है, फिर से देखिए इसको, टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू की थी। ठीक है, अगला देखिए, ऑर्डर नंबर, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के रिक्त स्थान जिले में हुई थी। तो यहाँ आपका भराएगा नदिया। फिर से देखिए, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में हुई थी। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न क है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ एवं किसके द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, तो उत्तर देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था सन 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने आरंभ की। यह व्यवस्था मद्रास, ठीक है, जो कि अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है, बम्बई, ठीक है, अभी मुंबई, एवं आसाम के कुछ भागों में लागू की गई। इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। ठीक है, देखिए, रैयत एक किसान लोगों को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, ख नंबर प्रश्न, नीज खेती व्यवस्था के तहत नील की खेती कैसे होती थी। उत्तर देखिए, नीज खेती व्यवस्था के तहत नील की खेती उपजाऊ भूमि पर की जाती थी। बागान मालिकों को केवल छोटे मोटे खेत ही मिलते थे, अतः उन्होंने फैक्ट्री के आसपास पट्टे यानी कि भाड़ा में, है ना, भाड़े में जमीन लेकर खेती होती थी। ठीक है, देखिए, यहाँ जो भी ब्रैकेट में दिया रहता है उसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, उसको समझने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ग नंबर, प्रश्न है, बागान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध में क्या शर्तें हैं।
रहती थी। देखिए यहाँ पर है नहीं होगा, सिर्फ क्या शर्तें रहती थी। ठीक है, तो उत्तर देखिए, बागान मालिक के साथ एक अनुबंध करना पड़ता था जिसमें निम्न शर्तें थीं। अनुबंध के बाद बागान मालिक उन्हें नील के उत्पादन के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज देते थे। किसानों को अपनी जमीन के 1/4 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, 1/4 यानी कि 4 भाग में 1 भाग। ठीक है, किसान फसल उत्पादन के बाद उसे बागान मालिक को सौंप देते थे। ठीक है, यानी खेती हो जाने के बाद जो उसका मालिक होता था उसको खेत सौंप दिया जाता था। ठीक है, फसल लेने के बाद। अगला प्रश्न घ, देखिए प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में क्यों शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा, देखिए, कंपनी के अधिकारी भी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे, क्योंकि उनका मानना था कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में इतने बड़े जमींदार नहीं हैं कि उनसे अस्थायी बंदोबस्त किया जा सके। इसलिए इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था ही सबसे उपयुक्त था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 18, यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की मांग क्यों थी? उत्तर देखिए, यूरोपीय बाजारों में कपड़ा रंगने के लिए बोर्ड नामक पौधे का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि फीका होता था। यूरोप के लोग भारतीय नील से रंगे कपड़े पहनना चाहते थे। भारतीय नील उच्च गुणवत्तापूर्ण होता था, इस कारण यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की मांग अधिक थी। ठीक है, देखिए यहाँ का जो नील होता था वो बहुत ही उच्च कोटि का होता था। इसमें जो रंग आता था नीला वो दूसरी जगह के नील से अच्छा होता था। ठीक है, इसलिए यहाँ का नील का मांग यूरोपीय बाजारों में ज़्यादा थी, भारत का नील का। आगे देखिए, आइए चर्चा करें। इसमें 3 नंबर प्रश्न है, नील की खेती के प्रति कंपनी की दिलचस्पी क्यों बढ़ी? उत्तर देखिए, जब यूरोप में भारतीय नील की मांग बढ़ती गई तब ईस्ट इंडिया कंपनी की नील की खेती में दिलचस्पी बढ़ने लगी। कंपनी भारत में नील के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने लगी, ताकि नील के व्यापार से भारी मुनाफा कमाया जा सके। बंगाल में उत्पादित नील उत्तम कोटि का होता था। ठीक है, देखिए बंगाल, बिहार में जो भी नील का खेती होता था वो बहुत ही उत्तम कोटि का होता था। अगला प्रश्न 4 नंबर, अंग्रेजों ने कृषि में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की? उत्तर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल जाने से राजस्व प्राप्ति के साथ सस्ता माल खरीदना उनका उद्देश्य हो गया था। इंग्लैंड के उद्योगपतियों और व्यापारियों के हितों के लिए भारतीय किसानों का शोषण शुरू हो गया। लगान के बढ़ते जाने से किसानों की दशा बदतर हो गई। वे लगान चुकाने में भी असमर्थ हो गए। इस परिस्थिति में खेती चौपट हो गया। इससे अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गया, जिससे कंपनी के अफसरों को
यह लगने लगा कि अब कृषि में सुधार और भूमि में निवेश करना जरूरी है। ठीक है, निवेश यानी कि उस पे खर्च करना। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न, रैयतों को नील की खेती से क्या नुकसान पहुंच रहा था? उत्तर देखिए, रैयती व्यवस्था के तहत रैयतों को बागान मालिक के साथ एक अनुबंध करना पड़ता था। अनुबंध के बाद बागान मालिक उन्हें नील उत्पादन के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज देते थे। रैयतों को अपनी जमीन की 1/4 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। किसान फसल उत्पादन के बाद उसे मकान मालिक को सौंप देते थे। उसे नील की बेहद कम कीमत मिलती थी, जिस कारण किसान कर्ज के चंगुल से नहीं निकल पाते थे तथा नील की खेती के बाद धान की खेती सही ढंग से नहीं हो पाती थी, क्योंकि जमीन की उर्वरा शक्ति नील की खेती में समाप्त हो जाती थी, जिसके कारण रैयतों यानी कि किसानों को नील की खेती से नुकसान पहुंच रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी मिला था शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसको आप दोबारा से सुन सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर, अस्थाई बंदोबस्ती के मुख्य प्रावधान क्या थे? उत्तर देखिए, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, उसी को बंदोबस्ती कहा गया है। इसको इस्तमरारी बंदोबस्त या जागीरदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से, कर यानी कि जो टैक्स होता है, ठीक है, संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, महलवाड़ी व्यवस्था में खेती कैसी होती थी? उत्तर देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग सम्मिलित था। इस व्यवस्था में प्रारंभ में लगान की दर कुल उपज का 80% निश्चित की गई थी। इस व्यवस्था में महल या गांव के जमींदारों या प्रधानों से बंदोबस्त किया गया। इसमें गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण महल या संपूर्ण गांव के उपज के आधार पर किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, किसान किन कारणों से नील विद्रोह के लिए बाध्य हुए? उत्तर देखिए, नील आंदोलन शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। यह भारत के जन आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू आंदोलन के रूप में जाना जाता है। बंगाल के काश्तकार जो कि अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की
खेती करने के लिए मजबूर करते थे। फसल खराब होने पर भी हर्जाना देना पड़ता था, ठीक है, हर्जाना। अतः किसान नील विद्रोह के लिए, देखिए 9 नंबर प्रश्न है, नील आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? तो उत्तर देखिए, नील आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो कि 1860 ईस्वी में हुई थी में कहा कि रैयतों को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि किसानों को नील की खेती करने के लिए अब बाध्य नहीं किया जाएगा और सभी विवादों का निपटारा विधि पूर्वक किया जाएगा। आयोग ने औरतों को अपनी इच्छा से नील की खेती करने की बात कही। नील आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा कि अग्रिम भुगतान व्यवस्था के कारण नील की खेती एक दमनकारी प्रणाली है जिसमें कुछ किसान स्वेच्छा से फंस गए हैं और अन्य पीड़ित अपने पिता या दादा द्वारा लिए गए अग्रिम ऋण की वजह से इसके कुचक्र में फंस गए हैं, ठीक है। अग्रिम ऋण यानी कि एडवांस लोन, ठीक है, पहले से कोई वो पैसा वगैरह ले लिए होंगे, ठीक है, और वो उसका चुकता नहीं कर पाने के कारण उसमें बुरी तरह से फंस के गुलाम बन जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्नों को, ठीक है, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए, भारत में पहला चाय बागान कब लगा? तो इसका उत्तर होगा 1835, ठीक है, 1835 ईस्वी में भारत में पहला चाय बागान लगा। अगला 2 नंबर प्रश्न देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो इसका उत्तर होगा मद्रास और मुंबई। तीसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है। चौथा प्रश्न है देखिए, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। पांचवा अंतिम प्रश्न है देखिए, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका उत्तर है 1764 ईस्वी में, ठीक है। ये पाठ का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कीजिए, ठीक है, बस क्वेश्चन बता दीजिए, तो उसमें ज़्यादा नहीं बताए हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो बोल के, ठीक है। आप लोग को अलग से कंपटीशन का तैयारी के लिए हम वीडियो डालेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको और किस तरह का वीडियो चाहिए, ठीक है। ओके, बाय।